राधे राधे। अगर श्रम विभाजन जात प्रथा का सारांश पढ़ा के थोड़ा सा इसको समझा देते हैं और इसका टेस्ट दे लीजिएगा। सबसे पहले तो याद रखेंगे कि श्रम विभाजन और जात प्रथा कौन लिखा है? भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर के बारे में जितना पढ़ो उतना कम है। बहुत ही विद्वान आदमी थे। संविधान भारत का कौन लिखा था? हाँ, भीमराव अम्बेडकर। निचली जाति से थे, है ना? जन्म कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश। ये सब याद होगा। पहला ही चैप्टर तो पढ़ा होगा ना आपने से। लेखक परिचय। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल कब हुआ था? 14 अप्रैल के मनाया जाता है जन्मदिन भी। 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। यह महू मध्य प्रदेश में हुआ था। उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, जो हायर एजुकेशन है उसके लिए कहाँ गए? न्यूयॉर्क। जब उतना महादलित थे, कुछ नहीं था, तब वो न्यूयॉर्क पढ़े हैं। आज सब कुछ रहते हुए भी बहुत लोग नहीं पढ़ पाते हैं। न्यूयॉर्क दूसरा देश में जाकर पढ़ पाता है। अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन गए। ठीक। कुछ दिनों तक वकालत करने के बाद राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, अछूतों मतलब छुआछूत जाति के आधार पर स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार तथा सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनका ही देन है कि आज ना संविधान है। निधन हो गया था 6 दिसंबर 1956। बुक पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिटेल मिलेगा इनके बारे में। प्रमुख रचनाएं याद रखना कि उनका प्रमुख रचना क्या है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनिसंस एंड डेवलपमेंट, हु आर सुद्राज, ना बहुत फेमस है। हु आर सुद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी कृति है? तो भीमराव अंबेडकर का। द अनटचेबल्स, हु आर दे, आदि। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जात प्रथा लेखक के विख्यात भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट का अंश है। ये जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया है? एनहिलेशन ऑफ कास्ट का अंश है। इस आलेख के माध्यम से लोगों के मानवीयता, सामाजिक सद्भावना, समर्था जैसे मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जात प्रथा में लेखक ने जातीय आधार पर की जाने वाली असमता के विरुद्ध अपना विचार प्रकट किया है। लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में कुछ लोग जातिवाद से कटु समर्थक हैं। उनके अनुसार कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, क्योंकि जात प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। लेकिन लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है, परंतु भारत की जात प्रथा कार्मिक और स्वाभाविक विभाजन करती है और इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान भी लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसलिए सक्षम समाज का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों को अपने रुचि या क्षमता के अनुसार पेशा अथवा कार्य चुनने योग्य बनाए, और इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा दूसरी सिद्धांत या इससे मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जाति प्रथा पेशे को दोषपूर्ण निर्धारण नहीं करती, बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ही पेशे में बांध देती है। इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे तकनीक में परिवर्तन हो जाता तो लोग भूखे मरने के अलावे कोई चारा नहीं रह जाता, क्योंकि खास पेशे से बंधे होने के कारण वह बेरोजगार हो जाते हैं। जाति प्रथा से किया गया
श्रम विभाजन किसी भी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता, जिसके कारण लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशता से करते हैं। इस प्रकार जात प्रथा व्यक्ति के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों को जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। समाज के रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज वह है जिसे स्वतंत्रता, समानता और भारतीत्व मतलब भाईचारा का महत्व दिया जा रहा हो। एक बार बुक भी पढ़ लेना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेट लगाएंगे। अब देखो 3-4 क्वेश्चन 2012 में पूछा है कि लेखक की विडंबना, इस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, अथवा भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। तो आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषण होना, इसके पोषकों की कमी नहीं होना, इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना लेखक के विचार से विडंबना माना गया है। दूसरा है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं की जा सकती है, अथवा जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता है। तो भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें मनुष्य की निजी क्षमता विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने इन विशेषताओं का आवश्यक माना है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभव के आदान प्रदान का नाम है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समानता, भाईचारा एवं स्वतंत्रता आवश्यक है। अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पक्ष में इसके पोषक की तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशल के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। लेखक ने पाठ में इन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, इसमें मानवीय कार्यकुशलता की वृद्धि नहीं हो पाती, इसमें स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर काम टालू मतलब काम को टालने का कार्य करने को विवश होना पड़ता है, कि इसमें रुचि नहीं रहता है। करके जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की आपत्तियां क्या है। तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। इस प्रथा में श्रमिकों का अस्वाभाविक रूप से विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। इसमें विभाजित वर्गों को एक दूसरे के अपेक्षा ऊंच नीच करार दिया जाता है। जात प्रथा पर आधारित विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या लोगों के निराधारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि विवशतापूर्व मनुष्य को काम टालने लगता है और काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में न दिल लगे न दिमाग, कोई कार्यकुशल कैसे प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट, कुशल व्यक्ति सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। कुशल व्यक्ति सक्षम श्रमिक समाज निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि जिससे वो अपने पेशा या कार्य चुनाव स्वयं करें।
तो आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, इसको एक बार घर पे उसको बुक पढ़ के आना, उसके बाद टेस्ट देना।